गाइस, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे वाक्य का प्रयोग सीखेंगे जिसका प्रयोग कारण बताने के लिए या उद्देश्य बताने के लिए भी करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब हम कारण बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या वो सभी शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कारण बताने के लिए हम द रीजन वाई, काउज, बिकॉज इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे जब हम द रीजन वाई का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ नेक्स्ट क्लॉज में बिकॉज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत लोग धरले से इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए आज डिटेल से हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि इस तरह के वाक्य को कैसे बोलें, कैसे लिखें और कहाँ पर एरर है, इसे कैसे बचा जाए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके साथ एग्जाम्पल भी। दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, शिकायत की कोई वजह नहीं है या दुश्मनी की कोई कारण नहीं था। इन दोनों ही वाक्य में कारण और वजह इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है काउज। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए उसे देखते हैं। पहले हम ये सीखते हैं कि कोई वजह नहीं है, इसका क्या होगा। दोस्तों, देर का प्रयोग हम कब करते हैं एज ए सब्जेक्ट, इसे आप डमी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और कब नहीं करते हैं इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ जो सेंटेंस है कि दुश्मनी के कोई कारण नहीं है, तो पहले हम ये बताएंगे कि कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है इसे बनाने के लिए हम देर से शुरू करेंगे। देर से शुरू क्यों करेंगे इसका जिक्र पहले कर चुके हैं, आज हम ब्रीफ में बता देते हैं कि जब वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इंडिफिनिट हो, उस समय एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम देर का प्रयोग करते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। आप इसे डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी इसे कोई अपना अर्थ नहीं होता है, जस्ट सब्जेक्ट के काम करने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो कोई कारण नहीं है तो हम कहेंगे देयर इज नो काउज। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं वो शुरू होगा देयर से, देयर इज नो, उसके बाद काउज ऑफ या फॉर दोनों होता है, यानी काउज के साथ फॉर का प्रयोग होता है और ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में अंतर है जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो देयर इज नो, उसके बाद काउज, फिर प्रीपोजिशन ऑफ या फॉर, और फिर नाउन, यानी जिसका वजह होगा, जो कारण होगा वो काउज ऑफ या फॉर प्लस वो चीज जिसका जो कारण बना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि काउज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का भी होता है और फॉर का भी प्रयोग होता है। तो कॉज ऑफ का क्या मतलब होता है और कॉज फॉर का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। कॉज ऑफ मतलब रीजन बताता है, मान उसके कारण से, उसकी वजह से कुछ हुआ, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कॉज ऑफ। लेकिन कॉज फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज के औचित्य की बात हम करते हैं कि इसका जरूरी नहीं था, यह उचित नहीं था, उस सेंस में। हालांकि इसे भी कारण के सेंस में प्रयोग करते हैं, लेकिन औचित्य होने के सेंस में। जैसे राम को मेरे यहाँ आना कोई औचित्य नहीं है, तो इस सभी में हम क्या प्रयोग करेंगे कॉज फॉर, कॉज ऑफ नहीं। कॉज ऑफ प्रयोग क्या करेंगे जहां पर हमको रीजन बताना होगा। एक होता है औचित्यता, यानी उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एक होता है उसकी वजह से हुआ, यानी काम हो गया है, उसे हम रीजन बता रहे हैं। तो जब रीजन बताएंगे तो कॉज ऑफ, और जब औचित्य बताएंगे तो कॉज फॉर। अब इसे एग्जाम्पल देखिए और इससे आपको स्पष्ट होगा कि कब हम कॉज के बाद ऑफ प्रयोग करेंगे और कब हम कॉज के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शिकायत की कोई वजह नहीं है, मतलब यह है कि शिकायत की कोई औचित्य नहीं है, शिकायत नहीं भी कर सकता था। ठीक है, तो यहां पर हम कॉज फॉर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो कॉज
फॉर कंप्लेन, यहां पर गौर कीजिए फॉर, कॉज फॉर कंप्लेन, यानी यहां कंप्लेन की कोई आवश्यकता नहीं थी, कंप्लेन की कोई औचित्य नहीं था, इसीलिए कॉज फॉर का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुश्मनी का कोई कारण नहीं था, अर्थात दुश्मनी का कोई औचित्य नहीं था। हम बता चुके हैं कारण के सेंस में ही आवश्यकता या औचित्य के सेंस में हम प्रयोग करते हैं तो कॉज फॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्या कर रहा है, दुश्मनी का कोई आवश्यकता नहीं था, यानी दुश्मनी का कोई औचित्य नहीं था, तो हम फिर यहाँ कॉज फॉर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज नो कॉज फॉर एनिमी, यानी दुश्मनी का कोई औचित्य नहीं था, आवश्यकता नहीं था, कारण नहीं था। ठीक है, गौर कीजिए, जब औचित्य या आवश्यकता के सेंस में प्रयोग हो तो हम कॉज फॉर का प्रयोग करेंगे। यही डिफरेंस है कॉज फॉर और कॉज ऑफ में। अब आगे देखिए, एक खिलौना उसके मौत का कारण था। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए, यहां हम कारण बता रहे हैं, एक खिलौना उसकी मौत की आवश्यकता नहीं था या एक खिलौना उसकी मौत की औचित्य नहीं था, ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, एक खिलौना उसके मौत का कारण था, यानी डेथ का जो काउज है वो हम बता रहे हैं क्या था, खिलौना, इसीलिए यहाँ पर कॉज ऑफ का प्रयोग होगा, फॉर का नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए टॉय इज द कॉज ऑफ हिज डेथ, यहाँ कॉज फॉर नहीं, कॉज ऑफ। इस वाक्य को एक अलग तरीके से भी हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, द कॉज ऑफ हिज डेथ इज अ टॉय, अ टॉय इज अ कॉज ऑफ हिज डेथ, या द कॉज ऑफ हिज डेथ इज अ टॉय। दोनों का अर्थ सेम ही है, सिर्फ शब्दों का स्थान बदल गया है। लेकिन ध्यान यह है, जब हम कारण बता रहे हैं तो कॉज के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, फॉर का नहीं। फॉर का प्रयोग तब होगा जब औचित्य या आवश्यकता की बात होगी, तो जैसा कि हम पहले दो एग्जाम्पल में बताए हैं। ठीक है, अब आगे, गलत दवा राम के मृत्यु का कारण था। यहां भी हम कारण बता रहे हैं, किसी की डेथ का कारण बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए रॉन्ग मेडिसिन वाज द कॉज ऑफ राम्स डेथ, राम की मौत का कारण क्या था, गलत मेडिसिन। इसको अलग ढंग से बनाएंगे तो कैसे होगा, द कॉज ऑफ राम्स डेथ वाज अ टॉय। दोस्तों, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, अंतर सिर्फ यह है कि कॉज के बाद यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हम कारण बता रहे हैं, मौत का कारण क्या था ये जान रहे हैं, इसीलिए हम कॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर हम मौत के औचित्य का बात करते तो कॉज फॉर का प्रयोग होता। अब नेक्स्ट देखिए, उसके यहाँ नहीं आने का कारण बीमारी है। यहाँ हम उसके नहीं आने का कारण बता रहे हैं, इसीलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कॉज का ऑफ का। लेकिन अगर हम ये कहते कि उसका यहाँ नहीं आना औचित्य नहीं है, तो हम कहते देयर इज नो कॉज फॉर हिज नॉट कमिंग। ठीक है, यानी जहां पर औचित्यता या आवश्यकता का बात होगा वहां कॉज फॉर का। लेकिन हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वो उसके नहीं आने का कारण क्या था, बीमारी था, यानी बीमारी का कारण वो नहीं आया, तो कॉज हम बता रहे थे, कॉज क्या था, बीमारी। तो हम क्या कहेंगे, इलनेस इज द कॉज ऑफ हिज नॉट कमिंग। ठीक है, या द कॉज ऑफ हिज नॉट कमिंग इज इलनेस, यानी बीमारी जो है तो उसके नहीं आने का कारण था। हम यहाँ कारण बता रहे हैं, इसलिए कॉज ऑफ का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कॉज ऑफ और कॉज फॉर में क्या अंतर है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल देखिए, उनकी अनुपस्थिति का कारण बीमारी थी। मतलब क्या है कि उनके रहने के कारण बीमारी था, जिसका प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, उसे हम कॉज ऑफ का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, रीजन फॉर का। तो क्या होगा, द रीजन फॉर हिज एब्सेंस या फॉर हिज नॉट कमिंग वाज इलनेस। रीजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय preposition for, while cause is followed by preposition of and for both. So guys, when you use reason, you must put preposition for. Okay, कि इन वाक्यों को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बताए cause of का प्रयोग करके, दूसरा बताए रीजन फॉर करके, अब तीसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, वो कैसे, वो देखिए। दोस्तों, इस तरह के वाक्य को एक अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। वो स्ट्रक्चर है द रीजन, वाई, उसके बाद क्लाउज, फिर इज एम आर वाज वेयर एज पर टेंस, और तब
दैट प्लस क्लाउड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ लोग गलती करते हैं। तो अभी जो हम बताए थे कि उसकी अनुपस्थिति के कारण बीमारी थी या बीमारी के कारण वह नहीं आया, इसको हम इस स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं। तो इस आधार पर सेंटेंस क्या होगा? द रीजन वाई ही वॉज absent इज, उसके बाद क्या होगा? दैट। गौर कीजिए, ये दैट होगा, उसके बाद दैट का प्रयोग होगा, फिर क्या होगा? ही वॉज इल। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द रीजन वाई ही वॉज absent इज दैट ही वॉज इल। यहां पर दैट का प्रयोग किया गया है, जो बाई मिस्टेक छूट गया था, यहां दैट लिखा हुआ है। कहने का अर्थ यह हुआ, सेंटेंस का अर्थ समझिए, द रीजन वाई, कारण क्योंकि वह अनुपस्थित था, इज है, दैट कि ही वॉज इल, वह बीमार था। तो इसका भाव यह होता है कि वह बीमारी के कारण नहीं आया, यानी उसकी अनुपस्थिति बीमारी के कारण थी। ठीक है, यह भाव होता है। दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर में क्या करता है बहुत सारे लोग, दैट के बदले बिकॉज का प्रयोग करता है। यहां जो हम दैट का प्रयोग किए, इसके बदले क्या करता है लोग? बिकॉज का प्रयोग करता है, जो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि द रीजन वाई ये भी कारण बताता है, और बिकॉज ये भी कारण बताता है। इसका भी अर्थ होता है क्योंकि। द रीजन वाई का मतलब ये होता है क्योंकि। तो दो कारण बताने वाला शब्द एक ही सेंटेंस से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए गलत होता है। या तो द रीजन वाई का प्रयोग करें या बिकॉज का प्रयोग करें। इसीलिए अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं कि द रीजन वाई ही वॉज absent इज बिकॉज ही इज इल, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि बिकॉज एंड द रीजन वाई कैरी द सेम सेंस, दैट्स वाई two words which explain the reason cannot be used together in a clause. Okay? दोस्तों, इसी के आधार पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द रीजन वाई का प्रयोग करते हैं फर्स्ट क्लॉज में, और नेक्स्ट क्लॉज में बिकॉज का भी प्रयोग कर देता है। तो अब आप लोग समझ गए, जस्ट पुट इन योर माइंड। जैसे ही आप द रीजन वाई देखें तो नेक्स्ट क्लॉज में देखें बिकॉज का प्रयोग, तो वहां गलत मार दीजिए, वही क्लॉज गलत हो जाएगा, क्योंकि द रीजन और बिकॉज दोनों एक ही मीनिंग बताता है। ठीक है, या तो बिकॉज का प्रयोग होगा या द रीजन वाई का प्रयोग होगा। तो इसे आप ठीक ढंग से समझ लें और याद रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।